सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपनी पुस्तक चल रही है यांत्रिकी और इसमें अपना चैप्टर चल रहा है डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसमें अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो है द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में सम्मुख टक्कर के पश्चात चिपकने वाले कणों की टक्कर। हम जानते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो होता है वो RCM बराबर m1u1t बटा m1 प्लस m2, जिसे हमने RCM बराबर m1 बटा m1 प्लस m2 u1t लिख दिया है। कोई ख़ास फर्क नहीं है। यहाँ से यदि द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करें या वेग सदिश ज्ञात करें तो ये हमें मिल जाता है VCM बराबर d/dt RCM का जो मान है वो समीकरण 1 से रख देते हैं और अवकलन कर देते हैं तो VCM मिल जाता है m1 बटा m1 प्लस m2 गुणा u1 समीकरण 2। अतः द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में m1 द्रव्यमान वाले कण का जो वेग हो जाएगा वो आ जाएगा u1 डैश बराबर u1 माइनस VCM का मान समीकरण 2 से रख देते हैं तो u1 डैश बराबर u1 माइनस m1 u1 बटा m1 प्लस m2। हल करने पे u1 डैश का मान मिल जाता है m2 u1 बटा m1 प्लस m2 समीकरण 3। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान वाले कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में जो वेग हो जाएगा u2 डैश वो हमें मिल जाएगा u2 डैश बराबर माइनस का VCM बराबर माइनस का m1 u1 बटा m1 प्लस m2। समीकरण 3 और 4 जो है वो u1 डैश और u2 डैश के मान को दर्शाती है। इनका हम अभी उपयोग करेंगे आगे। टक्कर के पश्चात दोनों कण परस्पर चिपक जाते हैं, अतः दोनों कण m1 प्लस m2 द्रव्यमान के हो जाते हैं और दोनों का जो वेग होगा वो सम्मिलित वेग होगा। यह वेग द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में स्थिर अवस्था में होगा, अतः इसे हम संवेग संरक्षण नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में टक्कर से पूर्व का संवेग ज्ञात करते हैं जो कि P1 बराबर m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश होगा। u1 डैश और u2 डैश के मान समीकरण 3 और 4 से जैसे अभी अपन ने ज्ञात किए हैं वो रख देंगे। वो रखने पर P1 का मान आ जाता है P1 बराबर m1 m2 u1 बटा m1 प्लस m2 प्लस ये माइनस है m1 m2 u1 बटा m1 प्लस m2। हल करने पे P1 का मान 0 हो गया। इसी प्रकार टक्कर के पश्चात द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में संवेग P2 का जो मान होगा वो भी 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 गुणा v बराबर 0। चूँकि m1 प्लस m2 शून्य नहीं हो सकते इसलिए v का मान 0 होगा। अतः द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में टक्कर के पश्चात जो कण है m1 प्लस m2 द्रव्यमान का वो स्थिर रहेगा। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें है वो है सम्मुख टक्कर में चिपकने वाले कणों की ऊर्जा में हानि। तो टक्कर से पूर्व कणों की जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी E1 बराबर 1/2 m1 u1 स्क्वायर। चूँकि दूसरा कण जो है वो स्थिर लिया गया है इसलिए उसका u2 बराबर 0 होने के कारण ऊर्जा 0 हो गई। तो परिणामी ऊर्जा जो है टक्कर से पूर्व वो अपने को मिल गई है E1 बराबर 1/2 m1 u1 स्क्वायर। टक्कर के पश्चात कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी E2 बराबर 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। चूँकि दोनों पिंड आपके चिपक जाते हैं इसलिए m1 प्लस m2 हो गया और चिपकने के पश्चात संयुक्त वेग जो है वो v हो गया है। तो यहाँ E2 का जो मान है वो 1/2 m1 प्लस m2 तो है। ये v का जो मान है ये मान समीकरण 2 से रख दिया है।
समीकरण 2 से रख के इसको हल कर लिया है तो E2 का मान आ जाता है 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटा m1 प्लस m2। अतः सम्मुख टक्कर में ऊर्जा हानि का यदि हम मान ज्ञात करें तो वो आ जाती है E1 माइनस E2। E1 और E2 के मान अभी अपन ने ज्ञात किए थे, वो रख देते हैं। तो मान रखने पे 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटा m1 प्लस m2। हल करने पे ऊर्जा हानि हमें प्राप्त हो जाती है 1/2 m1 m2 बटा m1 प्लस m2 गुणा u1 स्क्वायर। तो ये आपके सम्मुख टक्कर में ऊर्जा हानि है। अब अपना अगला टॉपिक है हल्के कणों का भारी कणों से विक्षेप। ये जो टॉपिक है वो सामान्यतः तिर्यक टक्कर का है, जिसमें टक्कर के पश्चात जो द्रव्यमान है वो विभिन्न कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दो द्रव्यमान m1 और m2 है। पहले द्रव्यमान m1 का जो वेग है वो u1 है, दूसरे द्रव्यमान m2 का जो वेग है u2 बराबर 0 है, यानी दूसरा जो द्रव्यमान है वो स्थिर है। और ये टक्कर के पश्चात m1 द्रव्यमान जो है वो v1 वेग से θ1 कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाता है, जबकि m2 द्रव्यमान जो है वो v2 वेग से θ2 कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाता है। तो माना आपके ये द्रव्यमान जो है उनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब संवेग संरक्षण सिद्धांत से x दिशा के लिए यदि हम संवेग संरक्षण नियम लगाएं तो x दिशा के लिए हमें मिल जाएगा m1 u1 बराबर m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। समीकरण 8 मिल गई है। इसी प्रकार y दिशा के लिए 0 बराबर m1 v1 sin θ1 प्लस m2 v2 sin θ2 हो गया समीकरण 9। और यदि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से 1/2 m1 u1 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर हो गया। यहाँ भी u2 का मान 0 है, इसलिए RHS में केवल 1/2 m1 u1 स्क्वायर आएगा। समीकरण 8, 9 और 10 जो है इनको हम वैसे सामान्य गणितीय विधि से हल करना चाहे तो इनका हल थोड़ा कठिनाई पूर्वक प्राप्त होता है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में इनका जो हल है वो सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो इनका हल प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान केंद्र फ्रेम में टक्कर से पूर्व कणों का जो वेग हो जाएगा वो m1 का जो वेग u1 डैश है वो आ जाएगा u1 माइनस VCM का मान समीकरण 2 में हमारे पास है, वहाँ से रख देंगे। वहाँ से रखने पे हमें हल मिल गया है u1 माइनस m1 u1 बटा m1 प्लस m2। हल करने पर u1 डैश का मान आ गया है m2 u1 बटा m1 प्लस m2 समीकरण 11। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान का जो वेग है u2 डैश वो आ जाएगा आपका माइनस का m1 u1 बटा m1 प्लस m2 समीकरण 12। द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में टक्कर के पश्चात कणों का जो वेग है वो m1 का जो वेग v1 डैश आ जाएगा वो होगा v1 माइनस VCM, और m2 का जो वेग होगा v2 डैश वो हो जाएगा v2 माइनस VCM। अब द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो स्थिर रहता है, अर्थात द्रव्यमान केंद्र फ्रेम जो है वो शून्य संवेग फ्रेम होता है। अतः कणों का जो संवेग है वो समान एवं विपरीत दिशा में होना चाहिए, अर्थात इसके लिए टक्कर से पूर्व जो है वो m1 u1 डैश बराबर माइनस का m2 u2 डैश, और टक्कर के पश्चात m1 v1 डैश बराबर माइनस का m2 v2 डैश होगा। इसे हमने समीकरण 15 दे दी है। समीकरण 15 को u1 डैश u2 डैश v1 डैश और v2 डैश के मान रख के हल कर सकते हैं एवं सिद्ध कर सकते हैं। अब हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे चलते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर और 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर
सामान्य समीकरण है। समीकरण 16 में u2 डैश व v2 डैश के मान रख देते हैं। ये मान समीकरण 15 से लिए हैं हमने। यहाँ से u2 डैश का जो मान है वो मिल जाएगा माइनस का m2 बटा m1 u1 डैश, और v2 डैश का मान मिल जाएगा माइनस का m2 बटा m1 v1 डैश। तो यहाँ पे u2 डैश का मान रख दिया है, यहाँ पे v2 डैश का मान रख दिया है। मान रख के हल कर लेते हैं। तो यहाँ आपका एक m2 से एक m2 कैंसिल हो रहा है, ये माइनस स्क्वायर के कारण प्लस हो रहा है, ये माइनस स्क्वायर के कारण प्लस हो रहा है। एक m2 जो है m2 स्क्वायर के कारण कैंसिल हो रहा है। यहाँ 1/2 भी आपके कॉमन आ जाते हैं और कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर यहाँ से मिल जाता है m1 u1 डैश स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल जाता है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटा m2। एज इट इज इधर मिल जाता है m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश स्क्वायर बटा m2। इधर आपके m1 u1 डैश स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर आपका m1 v1 डैश स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये बच जाता है 1 प्लस m1 प्लस बटा m2। इधर भी 1 प्लस m1 बटा m2 कैंसिल हो गए, m1 से m1 कैंसिल हो गया। वर्गमूल ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है u1 डैश बराबर प्लस माइनस v1 डैश। इसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं u2 डैश बराबर प्लस माइनस v2 डैश। स्पष्ट है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम में कणों का वेग नहीं बदलता है, लेकिन दिशा बदल जाती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि द्रव्यमान केंद्र में समस्त प्रकीर्णन कोण जो है वो संभव होते हैं, लेकिन प्रयोगशाला फ्रेम में ऐसा संभव नहीं होता है। दोनों फ्रेमों में प्रकीर्णन कोण जो है वो निम्न प्रकार संबंधित होता है। tan θ1 बराबर v1 sin θ1 बटा v1 sin cos θ1। tan θ1 को लिखा है sin बटा cos, v1 ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब v1 sin θ1 का मान लिख दिया है v1 डैश sin θ, और नीचे v1 cos θ1 का मान है v1 डैश cos θ प्लस VCM। लेकिन VCM का मान हम जानते हैं m1 u1 बटा m1 प्लस m2। तो इसमें m2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, और इस m1 के नीचे ये m2 लगा दिया है, और u1 के नीचे ये आपका मान आ गया है। अब ये जो मान है आपका, ये u1 डैश में चला गया, u1 डैश कह दो या v1 डैश कह दो। तो VCM का जो मान हमें मिल गया है वो मिल गया है m1 बटा m2 v1 डैश, समीकरण 18। समीकरण 18 से VCM का जो मान है वो समीकरण 17 में रख देंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है। tan θ1 बराबर v1 डैश sin θ अपॉन v1 डैश cos θ प्लस v1 डैश m1 प्लस m2। हल करने पे v1 डैश जो है वो बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल जाता है tan θ1 बराबर sin θ अपॉन cos θ प्लस m1 प्लस बटा m2, समीकरण 19। समीकरण 19 की 3 संभावनाएं हो सकती हैं। जब m1 का मान m2 से ज़्यादा है, इस स्थिति में RHS जो है समीकरण 19 का वो शून्य नहीं होगा, अर्थात tan θ1 का मान जो है वो अनंत से कम होगा, यानी θ1 जो है वो π/2 से अधिक होगा। इसे इस प्रकार दर्शाया गया है चित्र में। दूसरी जो स्थिति है, जब m1 बराबर m2 है, इस स्थिति में यदि RHS में m1 और m2 बराबर हो जाएंगे तो ये 1 हो गया। ये 1 हो गया तो cos θ का मान -1 होने पे ये जो हल है वो शून्य हो सकता है। तो इसके लिए θ1 का जो मान है वो आपके π/2 हो सकता है। इसको इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये इधर थीटा है आपका, इधर tan θ1 है, π/2 ये वक्र दर्शा रहा है। तीसरी जो स्थिति है वो है m1 इज लेस देन m2। इस स्थिति में tan θ1 के ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों मान संभव है, अतः θ1 का कोई भी मान हो सकता है।
इसे हम इस वक्र द्वारा दर्शाते हैं, वही इधर थीटा है, tan θ1 है, ये वक्र द्वारा दर्शाया गया है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। थैंक यू।